और जब तक मौर्य का राज रहा, भारत पर किसी का भी आक्रमण करने का कभी कोई हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी वजह से भारत का अभी जो छोटा भारत है ना, ये ब्राह्मणों की वजह से। ब्राह्मणों के ऊपर इसके लिए देशद्रोह का आरोप आता है कि जाति पंडित लोगों ने निर्माण किया। तो भागवत ने ऐसा बयान क्यों दिया? उन्होंने सर्वे किया। ये वामन मेश्राम पिछले 47 साल से जातीय ब्राह्मणों ने निर्माण की, ये प्रचार कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी भी। तो कितने लोग उसकी बात मानते हैं? सर्वे किया आरएसएस ने, तो उनको पता चला मैक्सिमम लोग मानते हैं। और वहां ऐलान किया कि 1 लाख लोग लेकर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाऊंगा। तो कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने मुझे कहा, अरे वामन मेश्राम का दिमाग फिर गया भाई, है कैसे? दिल्ली में जाना चाहिए तो नागपुर में जा रहे हैं। तो मैंने कहा, ये जो आरएसएस के लोग मुख्यमंत्री है ना, अरे उसका माँ और बाप नागपुर में बैठता है, गधो। तुम लोगों को अकल है? इन लोगों का माँ बाप जो है ना, वो नागपुर में बैठता है, और बाप का कॉलर पकड़ूंगा नागपुर में जाकर तो बेटा तो जमानत के लिए अपने आप आ जाएगा। उसके पास जाने की क्या जरूरत है मुझे? कि जाति पंडित लोगों ने निर्माण किया। तो भागवत ने ऐसा बयान क्यों दिया? उन्होंने सर्वे किया। ये वामन मेश्राम पिछले 47 साल से जातीय ब्राह्मणों ने निर्माण की, ये प्रचार कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी भी। तो कितने लोग उसकी बात मानते हैं? सर्वे किया आरएसएस ने, तो उनको पता चला मैक्सिमम लोग मानते हैं। वामन मेश्राम ने कहा कि जातीय ब्राह्मणों ने निर्माण की, सर्वे किया, क्योंकि वो आरएसएस के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं, उनका संगठन भी देशव्यापी है। सर्वे किया तो उनको पता चला मैक्सिमम लोग इस बात को मानते हैं। तो आरएसएस ने सोचा, जब मैक्सिमम लोग मानते हैं तो हम नहीं मानेंगे, तो फिर तो वामन मेश्राम का सिक्का चलेगा। है समझ में आ रहा है? मेरी वजह से भागवत को जातीय पंडितों ने बनाई, ये स्वीकार करना पड़ा। हमारे लोग जो है मुझे कहीं कहीं मिलते पूछते, माम से ने इतने साल में क्या किया? अबे भागवत को पूछ ले क्या किया। तेरे पास अकल नहीं है जाता तो पूछ ले उसको। फिर क्या पूछूं? क्या जरूरत थी जाति पंडितों ने बनाई ऐसा कहने की? तो वो जवाब देगा, प्राइवेट में बोल रहा हूं, पब्लिक में मत बोलना। ये वामन मेश्राम ने ये बात फैला दिया है और बहुसंख्य लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अगर इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं तो वो स्वीकार करने वाले लोग वामन मेश्राम की बात मानेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, और फिर 10 साल में उनका आंदोलन देशव्यापी हो जाएगा। और फिर हम जाएंगे कहां? इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, साले कहां जाए? इधर चाइना जाएंगे तो गोली मारते, पाकिस्तान जाए तो 2 गोली मारते, नेपाल वालों के पास गोली ही नहीं है। नेपाल वालों के पास गोली है ही नहीं, नेपाल के पास ज्यादा भूमि नहीं है। वहां का जो रुपया है ना, तो हमारा रुपया 1 रुपया खरीदने के लिए उनको 3 रुपया देना पड़ता है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? अमेरिका का डॉलर खरीदने के लिए भारत सरकार को 80 रुपया 1 डॉलर खरीदने के लिए देना पड़ता है। 80 रुपया देकर 1 डॉलर भारत सरकार को अमेरिकन डॉलर खरीदना के लिए देना पड़ता है। नेपाल को भारत का 1 रुपया खरीदने के लिए 3 रुपया देना पड़ता है कुछ समझ में आया? तो वहां जाकर ये लोग वहां जाकर तो और गरीब हो जाएंगे, वहां जाकर तो और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूं कि हम तो कोई चाकू छुरी बंदूक गोली लेकर के तो चल नहीं रहे। तड़ा में हमको संविधान के अनुसार कार्यक्रम करना था,
अगर आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे, आप दूसरा बड़ा कार्यक्रम ले लो। आर्टिकल 19 वामन मेश्राम के बाप का ठेका थोड़ी है? जो विरोध कर रहे हैं वो भी आर्टिकल 19 के तहत कार्यक्रम ले सकते हैं। और हमसे बड़ा कार्यक्रम ले लो, कहो वामन मेश्राम झूठ बोलते हैं, तो लोग पूछेंगे ठीक है, क्या सबूत है? सबूत तो है नहीं वामन मेश्राम झूठ बोलते इस बात का। जब वो सबूत पेश नहीं करेंगे तो उनकी बात कोई मानेगा क्यों? ये उनको लगता है कि वामन मेश्राम जो कहता है सबूतों के साथ बोलता है, और जो सबूतों के साथ बोलता है उसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो सकता। अगर एफआईआर कर दिया तो झूठा एफआईआर होता है। झूठा एफआईआर हाई कोर्ट में जाकर वामन मेश्राम रद्द कर देता है। मैंने कई मेरे खिलाफ किया तो रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने उनको पूछा, हाँ लाओ सबूत, वो तो सबूत के साथ बोला, लाओ सबूत, कोई सबूत नहीं, रिजेक्ट, खत्म, एफआईआर ही खत्म, जांच पड़ताल करना ही नहीं है। बराबर है वकील साहब? झूठा एफआईआर दाखिल करेंगे, हाईकोर्ट के पास रद्द करने का अधिकार है, और झूठा एफआईआर दाखिल किया उसके ऊपर वामन मेश्राम को पूरा केस करने का अधिकार है। बराबर वकील साहब? अरे मी नागवंशी माणूस आहे, माझ्या शेपटीवर पाय दिला तर सोड, डंक मारले हे सोडणार नाही। नाग लोका होता मी। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था, वो साम्राज्य में अफगानिस्तान भारत का प्रांत था, स्टेट था। जरा मौर्यकालीन नक्शा निकाल के देखो तो। अफगानिस्तान जो देश है अभी, वो भारत का एक रीजनल स्टेट था। सारा पाकिस्तान भारत का रीजनल अलग अलग स्टेट था। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, ये सारे के सारे जो है ये भारत के प्रांत थे। इधर बांग्लादेश, ये सारा का सारा प्रांत है भारत के थे। ये सारा ब्रह्मदेश, ये सारा का सारा भारत का नक्शा में शामिल था चंद्रगुप्त मौर्य के। देख लो इतना विशाल भारत था, कैसे खत्म हुआ, कैसे छोटा हुआ? सम्राट बृहदत्त मौर्य, आखिरी सम्राट, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद ये देश कई राजाओं में बिखर गया। सेंट्रलाइज्ड पावर था ना मौर्य का। मौर्य कोई छोटी मोटा दुनिया में इतना बड़ा साम्राज्य, इतना विशाल साम्राज्य कोई उपलब्ध नहीं है अवेलेबल। इतना विशाल साम्राज्य था और सेंट्रलाइज्ड पावर थी, यानी सारे भूमि पर गवर्नर नियुक्त थे मौर्य के, और उनके द्वारा ये सारे भूप्रदेश पर वो काम करते थे। और जब तक मौर्य का राज रहा, भारत पर किसी का भी आक्रमण करने का कभी कोई हिम्मत नहीं हुई। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद आक्रमण हुआ। क्यों आक्रमण हुआ? ब्राह्मण लोग महान सैनिक थे, बहुत पराक्रमी थे, इस वजह से आक्रमण हुआ। अब तुम लोगों के नियंत्रण में आए तो भारत के टुकड़े नहीं होने देने चाहिए था ना। तुम्हारी वजह से भारत का अभी जो छोटा भारत है ना, ये ब्राह्मणों की वजह से। ब्राह्मणों के ऊपर इसके लिए देशद्रोह का आरोप आता है। काल्पनिक थोड़ी कह रहा हूं, हिस्टोरिकल कह रहा हूं, सबूतों के साथ कह रहा हूं। और अगर सबूतों के साथ कह रहा हूं तो कोई भी एफआईआर नहीं हो सकता। अगर किया तो करने वाले लोगों के खिलाफ ही करूंगा। अगर पुलिस उनका साथ देते हैं तो पुलिस को भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों सुनो, क्यों? पुलिस कोई खुदा है? पुलिस कोई खुदा है? रूल ऑफ लॉ सभी लोगों के लिए लागू है। जिनके पास पावर है उनको रूल ऑफ लॉ ज्यादा लागू है। अगर वो रूल ऑफ लॉ का राज लागू नहीं करते
कानून का राज लागू नहीं करते, लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, अगर वो लागू नहीं करते तो फिर वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा आरोप उनके खिलाफ जाता है। इसी वजह से हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी ना, वहां हमको कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दिया। मैंने दिल्ली में कार्यक्रम किया, जैसे तड़ाका कार्यक्रम इंदापुर में किया, बराबर। तो वैसे रोहतक का कार्यक्रम मैंने दिल्ली में किया और वहां ऐलान किया कि 1 लाख लोग लेकर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाऊंगा। तो कुछ लोगों ने हमारे समाज के लोगों ने मुझे कहा, अरे वामन मेश्राम का दिमाग फिर गया भाई, है कैसे दिल्ली में जाना चाहिए तो नागपुर में जा रहे हैं। तो मैंने कहा, ये जो आरएसएस के लोग मुख्यमंत्री है ना, अरे उसका माय और बाप नागपुर में बैठता है, गधो। तुम लोगों को अकल है? इन लोगों का माय बाप जो है ना, वो नागपुर में बैठता है, और बाप का कॉलर पकड़ूंगा नागपुर में जाकर तो बेटा तो जमानत के लिए अपने आप आ जाएगा। सर उसके पास जाने की क्या जरूरत है मुझे? मैं वहां गया नागपुर में, 1 लाख लोग बोला था, 3.5 लाख